हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी वाला। आज हम देखने वाले हैं 16 मार्च का करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स की क्लासेस जो हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए डिज़ाइन है, मेंस में भी काम आने वाली हैं और जो वनडे एग्जाम्स हैं उनमें आपके काम आएंगी। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक है नेशनल वैक्सीनेशन डे। ठीक है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस या इसे नेशनल इम्यूनाइजेशन डे या प्रतिरक्षण दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 16 मार्च को। डेट आपको ध्यान रखनी है, डेट से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ओके, 16 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? तो कारण ये है कि इस दिन 1995 में, मतलब 16 मार्च 1995 को पल्स पोलियो कार्यक्रम शुरू हुआ था, है ना। तो वो एक सफल कार्यक्रम था और उसमें हमने टीकाकरण करना शुरू किया बहुत सारे बच्चों का, और उसके बाद हमने सफलतापूर्वक 2014 में पोलियो को इरेडिकेट कर दिया था। ठीक है, मूलतः जो इंडिया है उससे बाहर कर दिया था। ओके, तो इस दिन हम क्या करते हैं? तो ये जो है पब्लिक हेल्थ में जो हमारी सफलताएं हैं, है ना, जैसे हमने पोलियो मुक्त हुए हैं या हमने कोविड के लिए कितना बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया, तो उन सब बातों को क्या है सेलिब्रेट करता है, उपलब्धियों को बढ़ावा देता है और टीकाकरण के महत्व पे जन जागरूकता बढ़ाता है। ठीक है, थीम क्या है? थीम है इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी थीम, आपको ध्यान रखनी है। सभी के लिए टीकाकरण जो है संभव है। क्या कहना है, मतलब क्या मीनिंग है इस थीम का कि चाहे किसी के पास पैसे हैं नहीं हैं, दूर दराज के इलाके में है नहीं है ना, महिला है पुरुष है, अमीर है गरीब है, लेकिन इन सब भेदभावों के होते हुए भी इम्यूनाइजेशन जो है वो पॉसिबल है, सबको कराना चाहिए और अपने स्वास्थ्य को आने वाली बीमारियों से सुरक्षित करना चाहिए। ठीक है, वैक्सीन्स क्या होती हैं? जो देखिए जो वैक्सीन्स है ना, जो टीका होता है, एक तो होता है कि कोई बीमारी हो गई उसके बाद उसका इलाज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो वैक्सीन्स होती हैं वो बीमारी होने से पहले ही उसको प्रिवेंट करती हैं, मतलब उसको होने से ही बचाती हैं। ठीक, एक और थीम पे फोकस किया जा रहा है, वैक्सीनेशन वर्क फॉर ऑल। जो है टीके सभी के लिए कार्य करते हैं, मौलिक मानवाधिकार है हमारा कि जो आर्टिकल 21 है ना, जिसके तहत हमें राइट टू लाइफ है, जीवन का अधिकार है। ठीक, तो जीवन के अधिकार में अच्छे जीवन का अधिकार है, स्वस्थ जीवन का अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि जो वैक्सीन्स हैं, है ना, जो टीके हैं वो सब तक पहुँचे, पहले तो सभी तक उनकी पहुँच सुनिश्चित हो और वो सभी के लिए कार्य भी करें। ओके, भारत के अगर माइलस्टोन की बात करें कि कैसे भारत का जो इम्यूनाइजेशन जर्नी रहा है उसमें क्या भारत का माइलस्टोन रहा है, क्या अच्छा किया है भारत ने, तो सबसे पहले तो देखो 1978 में जो हमारा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, उसने एक कार्यक्रम चलाया, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। ठीक है, शुरू में सबसे पहले यही प्रोग्राम शुरू हुआ है और उसके बाद कि लोगों तक वैक्सीन की पहुंच बढ़ाई जाए। ठीक है, फिर 1985 में इसे और एक्सपेंड किया और इसका नाम किया गया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, वही वाला जो पिछला प्रोग्राम था एक्सपेंडेड वाला, उसी को ही आगे बढ़ाते हुए उसका प्रोग्राम नाम कर दिया है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम या सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। इसमें क्या है कि पूरे देश में बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को टीके लगाए जा रहे थे। ठीक है, फ्री में, आपने देखा होगा सरकारी हॉस्पिटल्स में, आंगनवाड़ी में, तो ये टीके लगाए जा रहे थे। फिर भारत में पोलियो की समस्या बढ़ती जा रही थी, तो 1995 में, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि 16 मार्च 1995 को ही क्या हुआ, पल्स पोलियो अभियान शुरू हुआ था, है ना। तो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू हुआ और कहा कि जो भी 5 साल तक के बच्चे हैं उनको ये जो है टीका दिया जाएगा। ठीक है, ओरल वैक्सीन होती है, 2 बूंद जिंदगी की बूंद जो है वो पिलाई जाती हैं बच्चों को। ठीक है, और 2014 में हमें क्या हुआ, WHO ने पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन दे दिया कि भारत जो है उसमें अब पोलियो के कोई मामले नहीं हैं। 3 साल तक जब कोई मामला नहीं आता तो WHO उस कंट्री को वो कोई भी बीमारी हो उससे फ्री होने का सर्टिफिकेट दे देता है। फिर हमने 2014 में ही नरेंद्र मोदी सरकार आती है, नई सरकार जब परिवर्तन होता है, तो मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया। ठीक है,
इसका उद्देश्य क्या था कि जो भी बच्चे हैं हमारे, जैसे पहले से ही कार्यक्रम चल रहा है ना, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, लेकिन उसमें जो टीके हैं वो थोड़े से सीमित हैं कि सारे टीके जो चाहिए बच्चों को वो नहीं मिल रहे, या उसकी पहुंच सारे बच्चों तक नहीं है। तो उसको बहुत ही और ज़्यादा एक्सपेंड करते हुए मिशन इंद्रधनुष चलाया गया, और उसमें कहा गया कि जो 90% हमें इम्यूनाइजेशन कवरेज रखना है, मतलब जिन भी बच्चों तक वैक्सीन नहीं पहुंची है या आंशिक रूप से पहुंची है, मतलब जितनी लगनी चाहिए थी उतनी नहीं लगी, कुछ लगी हैं, तो ऐसे 90% बच्चों को हमें इसमें पूरी तरह से कवर करना है। ठीक है, एक प्रैक्टिकल टारगेट रखा गया है ना, ऐसा कोई आइडियलिस्टिक नहीं रखा गया कि 100% बच्चे कवर करने हैं। ठीक है, तो इसके बाद एक यूविन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया कि जो भी वैक्सीनेशन की एक रजिस्ट्री, मतलब किस बच्चे को कितने वैक्सीनेशन लग चुके हैं, है ना, तो उसका जो वैक्सीनेशन साइकिल है उसको एक पोर्टल पे रजिस्टर किया जाने लगा। उस पोर्टल का नाम है यूविन पोर्टल। ठीक, और इस बीच में जो हमने कोविड से जुड़ी हुई वैक्सीनेशन किया है वो एक अलग है। ठीक है, तो अगर हम अभी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है। जो नवजात बच्चे होते हैं, लगभग 2.5 करोड़ से भी अधिक बच्चों को और लगभग 3 करोड़ प्रेग्नेंट विमेन को साल भर में जो है फ्री टीके लगाए जाते हैं। 12 डिसीज़ कवर की जाती हैं, इनके नाम आप पढ़ लेंगे, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जिसे कहा जाता है, डिफथीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, मीजल्स, रूबेला। ठीक है, तो जो भी ऐसी डिसीज़ हैं जो बच्चों में तेज़ी से फैलती हैं या इंडिया में जिनका प्रभाव अधिक है, ठीक है, तो ऐसी 12 डिसीज़ इसमें कवर की गई हैं। और अभी रिसेंट में एक HPV वैक्सीन है ना, मैंने आपको ये पहले बताया है। ठीक, HPV जो सर्वाइकल कैंसर होता है, ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण जो होता है, HPV वायरस के कारण, तो उसके लिए सर्वावैक ने एक वैक्सीन लॉन्च की थी, है ना, लेकिन हालांकि हमने सर्वावैक वाली वैक्सीन इंडिया में नहीं लॉन्च की, तो उसका डेवलपमेंट भी हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो टिटनेस की वैक्सीन थी उसको टिटनेस डिप्थीरिया वैक्सीन से चेंज किया गया अभी रिसेंट में। ये दोनों बातें मैंने कवर की हैं करंट अफेयर्स में, प्रीवियस करंट अफेयर्स में, तो हार्डली 14-15 डेज पुरानी ही बात होगी, तो मे बी आप इससे अवेयर होंगे। ठीक है, और एक रिसेंटली एक डेंगू की वैक्सीन आई है, क्यूडेंगा। ठीक है, तो जिन क्षेत्रों में डेंगू बहुत तेज़ी से फैलता है उन क्षेत्रों में इन वैक्सीन को लगाया जा रहा है। अगर तो ये था हमारा इंडिया का, जो इंडिया में इम्यूनाइजेशन कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है ना, एक के बाद दूसरी स्कीम किस तरह से आई है, कैसे सफल रही हैं चीज़ें। मे बी मोस्ट प्रोबेबली बस यहीं से ही क्वेश्चन बनेगा। क्या देखिए कहाँ के कौन से एरियाज थे इसमें, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहला तो कि कब मनाया जाता है वैक्सीनेशन डे, दूसरा उसकी थीम क्या है, तीसरा कौन सा प्रोग्राम कब किस ईयर में लॉन्च हुआ। अगर आप UPPCS का ये क्वेश्चन पेपर उठा के देखें तो 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे आपको मिलते हैं जिसमें स्कीम्स दी होंगी और उनके ईयर्स दिए होंगे। ठीक है, और उसमें ऐसा नहीं होता कि नई स्कीम ही दे रहा है। ठीक है, ध्यान से पेपर को पढ़ना, 1 या 2 क्वेश्चन बहुत पुरानी स्कीम्स से जो 1970s, 80s, 90s में चल रही हैं। ठीक, तो वहाँ से क्यों आते हैं, क्योंकि वो इसी तरह से कहीं ना कहीं चर्चा में रही होती हैं। ठीक, तो यहाँ इन एरियाज से क्वेश्चन बन सकते हैं, या आ जाएगा कि क्यूडेंगा किस बीमारी की वैक्सीन है, हाल ही में लॉन्च हुई है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर हम यूपी की बात करें स्पेसिफिकली, तो यूपी के जो भी एग्जाम्स हैं उसमें ये एक फैक्ट काम का हो सकता है कि यूपी में देखिए जो जापानीज एंसेफेलाइटिस है ना, उसका बहुत ज़्यादा जो समस्या है वो बनी हुई है। ठीक है, और जो भी ऐसे इलाके हैं ना जो दलदली इलाके हैं, ठीक है, जो नेपाल गंगेटिक रीजन है, नेपाल बॉर्डर से लगे हुए इलाके हैं, ठीक, तो वहाँ पर ये जापानीज एंसेफेलाइटिस एक बहुत बड़ी समस्या है। तो वहाँ सरकार ने दस्तक कैंपेन चलाया हुआ है। ठीक है, दस्तक कैंपेन में हम घर घर जाकर जो है लोगों को बताते हैं, मतलब एक जागरूकता कार्यक्रम है। ठीक है, कि आपको जागरूक किया जा रहा है कि जापानीज एंसेफेलाइटिस या JE की वैक्सीन अवेलेबल है और जाकर आप इस वैक्सीन को लगवा लीजिए। ठीक है, इसके अलावा और क्या किया जाता है कि उससे और जो भी तरीके हैं उससे बचने के, जैसे गंदगी नहीं होनी चाहिए, सैनिटेशन पे ध्यान देना चाहिए, है ना, तो ये सारे तरीके भी उन लोगों को बताए जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है हमसे, तो सबसे पहला तो कि नेशनल वैक्सीनेशन डे कब किसकी याद में मनाया जाता है ना, तो पल्स पोलियो अभियान। ठीक है, आंसर बनेगा बी।
नेक्स्ट है कि आपसे ये मैचिंग के लिए पूछ लेगा, तो मिशन इंद्रधनुष 2014 में है, ठीक है। पल्स पोलियो 1995 में है, ठीक है। पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन 2012 में मिला है, नहीं, 2014। तो हमारा थर्ड गलत हो गया, 1 और 2, ठीक है। तो आंसर बनेगा 1, 2 ओनली ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है कि जो सर्वावैक है वो इंडिजिनस HPV वैक्सीन है, ठीक है ना, हमने स्वदेशी रूप से निर्मित की है। TD वैक्सीन ने अभी टिटनेस वैक्सीन को रिप्लेस किया है, ये भी ठीक है ना, पहले सिर्फ टिटनेस के लिए लगती थी, अब टिटनेस और डिप्थीरिया दोनों के लिए लगती है। क्यू डेंगा वैक्सीन जापानीज एन्सेफेलाइटिस के लिए नहीं, डेंगा है ना, तो डेंगा से डेंगू, ठीक है, तो उसके लिए है, तो 3 गलत है, तो 1 और 2, ठीक है, आंसर बनेगा ए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। कब मनाया जाता है? 14 मार्च को, ध्यान रखना है, ठीक है। 14 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है इसको समझते हैं। एक आपने पाई का नाम सुना होगा, ये पाई, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 या 3.14, ठीक है। इससे जो 3.14 है ना, अगर हम इसको ऐसे देखें तो 3 और 14, 3 माने तीसरा महीना माने कि मार्च, और 14 डेट, तो 14 मार्च को ये मनाया जाता है हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। इसे पाई डे भी कहते हैं, पाई दिवस। और कब से मनाया जाता है? यूनेस्को ने अपनी 2019 में जो 14वीं जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये कहा था कि हम इस दिवस को मनाना शुरू करेंगे, और फिर 2019 में तो बात पक्की हुई है ना, और फिर 2020 में पहली बार यह दिवस मनाया गया, और तब से ये लगातार मनाया जाता है। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है, 14 मार्च को इंटरनेशनल दिवस है ना। जो हमारा नेशनल दिवस होता है वो 22 दिसंबर को होता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कौन कौन मिलके मनाता है? तो एक तो ये जो है हमारा यूनेस्को, ये तो है ही, इसके साथ मिलके इंटरनेशनल मैथमेटिक्स यूनियन, ठीक। फिर इस साल की थीम क्या है? थीम है मैथमेटिक्स एंड होप। इसका क्या मतलब है कि देखो, जो भी मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स एक्चुअली क्या होता है? रीजनिंग है ना, रीजन मतलब कि जो थिंकिंग है हमारी, लॉजिक है हमारी, ठीक। तो जब हम लॉजिकल वे में सोचते हैं ना, तो होप जनरेट होती है। आज हमारी जो भी समस्याएं हैं, जैसे क्या हमारी समस्या है? युद्ध एक समस्या है आज के टाइम पे, जलवायु परिवर्तन एक समस्या है, ठीक है, और इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी ये एक समस्या है ना। आर्थिक, आप जैसे देख ही रहे हैं कि LPG के लिए एक संकट क्रिएट हो गया है ना, तो एक, और बेरोजगारी तेजी से फैल रही है। तो ये जो भी समस्याएं हैं, अगर हम इन पे तार्किक ढंग से विचार करेंगे तो निश्चित तौर पे इनका जो है तार्किक ढंग से विचार करें, एक डेटा के आधार पर विचार करें, तो निश्चित तौर पे इनका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो ये थीम इसको ये बताती है कि मैथमेटिक्स है तो होप है, मतलब आप तर्क है आपके पास तो आप यकीन मानिए आप बहुत बड़ी समस्याओं को भी आसानी से सुलझा सकते हैं, ठीक है। तो 14 मार्च को मैंने पाई दिवस के हिसाब से तो बताया ही, लेकिन एक कोइंसिडेंस और है, 14 मार्च को ही अल्बर्ट आइंस्टीन का बर्थडे भी होता है, और जो स्टीफन हॉकिंस हैं हमारे, उनकी डेथ एनिवर्सरी भी है, उनकी मृत्यु हुई थी 14 मार्च को ही। तो ये जो दिवस है 14 मार्च, ये साइंस और मैथ्स दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन ना, ये मैं एक नया एंगल आपके लिए इसमें लेके आई हूँ कि आपसे क्या पूछा जा सकता है। एक तो अगर हम मेंस की बात करें, है ना, मेंस में सीधा सीधा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आपने देखा होगा कि आता है कि गुप्त काल ने कैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में योगदान दिया, है ना। तो ऐसे ही पूछ सकता है कि भारतीयों का मैथमेटिक्स में क्या योगदान रहा, ठीक है, ऐसा। और प्रीलिम्स में तो आता ही रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक। तो भारतीयों ने जो भी किया है मैथमेटिक्स में उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो शून्य का आविष्कार है ना, वो भारत में ही हुआ था। किसने किया एग्जैक्ट हमें ये नहीं पता, लेकिन ये पता है कि शून्य का आविष्कार, जीरो का आविष्कार भारत में हुआ है, और भारत से ही वो अरब में गया है, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं हमारे आर्यभट्ट, 5वीं सेंचुरी के, 5वीं सदी के आर्यभट्ट। उन्होंने आर्यभट्टीय, ये उनका ग्रंथ है, उसकी रचना की थी, और उन्होंने ही बताया था कि जो पाई की वैल्यू है वो 3.14 होगी, है ना। तो पहली बार पाई के आसपास अप्रॉक्सीमेट गणना करने के लिए इन्हें जाना जाता है। फिर आते हैं ब्रह्मगुप्त, 7वीं सदी के जो गणितज्ञ हैं, इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सब प्रीलिम्स के क्वेश्चन है कि ब्रह्मस्फुट सिद्धांत किसकी पुस्तक है ना।
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि जो जीरो के लिए रूल्स हैं, है ना, जैसे आपने जो भी, जब आपने जीरो की गणना करते हो, जैसे कि जीरो को अगर पहले लगाएंगे तो वो काउंट नहीं होगा, बाद में लगाएंगे तो काउंट होगा। तो ये सब जो रूल्स हैं, ये जो ऑपरेशंस के रूल्स हैं, ये किसने दिए, ब्रह्मगुप्त ने दिए थे ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में। फिर आते हैं भास्कर। भास्कर की पुस्तक पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, सिद्धांत शिरोमणि, ठीक है। और उसी का एक सेक्शन है लीला, ये सिद्धांत शिरोमणि किसका सेक्शन है, लीलावती का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। इसमें इन्होंने कैलकुलस, है ना, कैलकुलस की बात की। कैलकुलस को डेवलप करने के लिए ना जो पश्चिमी विचारक हैं, पश्चिमी गणितज्ञ हैं, जैसे न्यूटन, लाइबनिज, ठीक, उनको माना जाता है कि उन्होंने उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। लेकिन वो आए हैं बाद में, काफ़ी बाद में, ठीक है, और इनसे 500, 600, 700 साल बाद। उससे पहले ही 12वीं सदी में भास्कर ये सब चीज़ें बता चुके थे, इन पे चर्चा कर चुके थे, ठीक है। अगर हम मॉडर्न गणितज्ञ की बात करें तो श्रीनिवास रामानुज, जो मैंने आपको बताया था ना कि 22 दिसंबर को जो हमारा गणित दिवस मनाया जाता है, ठीक है, वो रामानुज की ही जयंती है, ठीक। तो इस दिन रामानुज का जन्म हुआ था, तो उनको ऑनर करने के लिए ये मनाया जाता है, ठीक है। तो रामानुज क्यों जाने जाते हैं, एक तो जो ब्लैक होल्स पे जो स्टडी हो रही है ना, उसमें इनका एक मॉक थीटा फंक्शन है, उसका बहुत योगदान है, ठीक है। और एक ये हार्डी रामानुज नंबर के लिए भी जाने जाते हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, नंबर के क्यूब से रिलेटेड है ना, तो हमें इसमें अंदर नहीं जाना कि वो क्या है, क्या करता है। बस आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे एक जो मॉडर्न एरा के जो गणितज्ञ हैं वो हैं रामानुज, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इंटरनेशनल डे अलग है, नेशनल डे 22 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन क्या आ सकता है, इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है, तो 14 मार्च को, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है 22 दिसंबर से, ठीक। और क्या आएगा कि इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन सेलिब्रेट कोऑर्डिनेट द सेलिब्रेशन, तो ठीक है। पहला ऑफिशियल सेलिब्रेशन 2011 में हुआ था, नहीं, है ना, हमने देखा 2019 में तो बात हुई थी और 2020 में हुआ है, तो ये दूसरा ऑप्शन गलत है और ये ठीक है ना। आइंस्टीन और हॉकिंस की, आइंस्टीन की जन्म तिथि है, हॉकिंस की पुण्यतिथि है, ठीक है। तो 1 और 3 सही है, आंसर बनेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसने क्या कंट्रीब्यूशन किया, तो आर्यभट्ट ने पाई के मान की गणना की, ठीक है। ब्रह्मगुप्त ने जीरो के रूल्स दिए, ये भी ठीक है। भास्कर ने कैलकुलस का आकलन किया, कलन के तत्व दिए, ये भी ठीक है। तो आंसर बनेगा सी, 1, 2, 3। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 60वें ज्ञानपीठ अवार्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ज्ञानपीठ अवार्ड से क्वेश्चन आता है, इवन कोई से भी अवार्ड्स हो, है ना, आप देखो यूपीपीसीएस में या वनडे एग्जाम्स में भर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो सबसे पहले इसमें बहुत सारी चीज़ें काम की हैं, लाइन से बताऊंगी। नंबर आपको ध्यान रखना है कि 2025 में कौन से नंबर के ज्ञानपीठ पुरस्कारों की घोषणा की है, तो 60वें नंबर के, ठीक है। कौन जीता है, तो आर वैरामितु, तमिल पोएट है, ठीक है, तमिल के कवि हैं और तीसरे तमिल राइटर हैं। ऐसा 24 साल बाद हुआ है कि किसी तमिल पोएट को या तमिल राइटर को ये अवार्ड दिया है ना। तो और 3 बार, जो आज़ादी के बाद जब से हमने ये ज्ञानपीठ पुरस्कार देने प्रारंभ किए हैं, तो 3 बार तमिल लोगों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है, ठीक है। सिलेक्शन कमेटी के जो चेयर थे वो किसने की थी, तो प्रतिभा राय, इनके ध्यान रखना है। उड़िया राइटर हैं, उड़िया लेखक हैं, ठीक। और अगर हम इनकी बात करें, जो आर वैरामितु हैं उनकी बात करें, तो उनकी कुछ पुस्तकें हैं, वो वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। हालांकि आर वैरामितु को ना किसी पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ नहीं दिया गया, दोनों के लिए दिया जाता है कि अगर उन्होंने कोई अच्छी पुस्तक लिखी है तो उसके लिए भी पर्टिकुलर दे सकते हैं, या उन्होंने पूरे जीवन में जो भी साहित्यिक योगदान किया है, ठीक है, उसके लिए भी दे सकते हैं। तो उनको तो पूरे जीवन काल के योगदान के लिए दिया गया है, किसी विशेष पुस्तक के लिए नहीं दिया गया। तो हमें यहाँ पर देखना है कि वैरामितु की कौन कौन सी पुस्तकें काम की हैं। और एक और बात ध्यान रखनी है कि कवि पेरारसु कहा जाता है उन्हें, ठीक है, कि कवि पेरारसु मतलब जो पोएट हैं, कवि हैं, उनके सम्राट हैं ये, ठीक। तो ये उनको एक टाइटल दिया गया है। हालांकि ना यहाँ पे एक जो है एक कंट्रोवर्सी भी चल रही है, ठीक है। जब मी टू मूवमेंट हुआ था ना 2018 में, ठीक, तो आर वैरामितु के को लेकर काफ़ी जो महिलाएं थी उन्होंने कुछ बातें कही थी, ठीक, उस समय पे। तो उनके चरित्र पे कुछ बातें क्वेश्चंस लगाए गए थे। तो अभी जो लोग हैं, अभी जो उनके साथ के राइटर्स हैं और जो भी
साहित्य से जुड़ी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, तो वो इस बात पे क्वेश्चन क्रिएट कर रही हैं कि आप किसी ऐसी पर्सनैलिटी को जिस पे पब्लिकली ऐसे आक्षेप लग चुके हैं, तो आप उनको कैसे इतना बड़ा पुरस्कार दे सकते हो। ठीक है, तो हाँ वो कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, लेकिन हम अगर उनसे अलग बात करें तो देखते हैं उन्होंने क्या अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, मतलब कौन कौन से जो अच्छी बुक्स हैं वो लिखी हैं। तो एक नोवेल आपको ध्यान रखना है, कलेकट्टू इतिहासम। ठीक है, पूछा जा सकता है। इस नोवेल को 2003 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, फिर है करुवाची कव्यम, ये नाम ध्यान रखना है, और मुंड्रम उलगापोर। ठीक, तो ये 2-4 नाम आपको इसके ध्यान रखने हैं। पोइट्री वेगारे मिंगल। यहाँ पे आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि ऐसे पहले पोएट हैं, तमिल पोएट पहले हैं जिन्हें इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, टोटल तो ये 3रे नंबर के तमिल राइटर हैं, है ना, लेकिन पहले तमिल कवि हैं। ठीक है, उनसे पहले जिन्हें दिया गया उन्हें गद्य के लिए दिया गया, ना कि पद्य के लिए, मतलब प्रोज के लिए दिया गया, ना कि पोइट्री के लिए। ठीक है, फिल्म में इन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे हैं और नेशनल फिल्म अवार्ड जीत चुके हैं 7 बार बेस्ट लिरिसिस्ट के लिए। ठीक है, इसके अलावा पद्मश्री, पद्म भूषण जैसे अवार्ड से भी ये नवाजे जा चुके हैं। ठीक, तो ये था हमारा जो आर वेरामिथु हैं उनके बारे में। अगर हम ज्ञानपीठ पुरस्कारों की बात करें तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ संगठन, है ना, उन्होंने स्थापित किए थे। संस्थापक थे शाहू शांति प्रसाद जैन। ठीक है, पहला अवार्ड किसे दिया गया? मलयालम में 1965 में मलयालम में जी शंकर कुरूप को। ठीक है, तो इनका नाम थोड़ा ध्यान रखना है। ये जो है सबसे बड़ा सम्मान है, सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, जो लोगों को उन्होंने जो भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है, उसके लिए दिया जाता है। ठीक, केवल भारतीयों को दिया जाता है, फॉरेनर्स को नहीं दिया जाता। ठीक है, फॉरेनर्स को यह नहीं दिया जाता जो विदेशी लोग हैं। ठीक, पहले ये क्या था कि किसी पुस्तक के लिए ही दिया जाता था। ठीक, लेकिन 1992 से पूरे लाइफ टाइम में जो भी कंट्रीब्यूशन किया उसके लिए भी दिया जाने लगा है। ठीक है, 22 भाषाओं में दिया जाता है, साथ के साथ में इंग्लिश में भी दिया जाता है। पहले केवल जो 8वीं अनुसूची की भाषाएं हैं उनमें ही दिया जाता था, लेकिन उसके बाद 2013 में इंग्लिश को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। ठीक है, प्राइज मनी क्या है? 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। एक जो कांसे है, कांसे की एक प्रतिमा दी जाती है, किसकी? वाग देवी की। वाग देवी किन्हें कहा जाता है? सरस्वती माता को। ठीक, तो उनकी प्रतिमा दी जाती है। अगर आपने यूपीपीसीएस का पेपर देखा है ना, तो आपको ये डेफिनेटली पता होगा कि वो इस साल के साथ साथ ना प्रीवियस ईयर के भी 2-3 साल पुराने भी जो पुरस्कार किसे मिले हैं वो पूछता है ना। तो इसीलिए मैंने ये लास्ट के 1-2 सर्च किए हैं। तो 58 नंबर का पुरस्कार किसे गया है? गुलजार। ठीक है, उर्दू भाषा के लिए गुलजार को, और संस्कृत के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य। ठीक है, तो इनके नाम आपको ध्यान रखना है। और 59 नंबर का विनोद कुमार शुक्ल। ठीक, हिंदी छत्तीसगढ़ से थे, हिंदी के लिए इन्हें दिया गया है। अब है क्वेश्चन क्या बन सकते हैं ना। देखो, वैसे तो मैं आपको हाथ के हाथ ही बताती रहती हूँ, है ना, कि क्या कहाँ से कौन कौन से एरिया से क्वेश्चन आता है, लेकिन फिर भी अगर हम स्पेसिफिक क्वेश्चन देखें तो सिंपल क्वेश्चन ये ही कई बार आपको पूछ लिया जाएगा कि 60वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया जा रहा है। ठीक, तो आर वेरामिथु को। ठीक है, और अगर स्टेटमेंट वाले की बात करें तो ऐसा आएगा कि आर वेरामिथु इज द फर्स्ट तमिल राइटर, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात देखना, मैं राइटर को हटा के पोएट कर दूँ तो सही हो जाएगा, है ना, तो ध्यान से पढ़ना है इसको। ओके, तो ये नहीं है। ही इज़ द फर्स्ट तमिलियन टू रिकॉग्नाइज, यस, दूसरा तो है ही। ठीक है, और तीसरा है कि इन्हें बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड मिल चुका है कई बार, ये भी ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा? 2 और 3 ए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आ सकता है कि ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में क्या सही है कि ये ओनली फॉर अ सिंगल लिटरेरी वर्क के लिए दिया जाता है? नहीं, लाइफ टाइम आपने जो भी साहित्यिक योगदान दिया है उसके लिए भी दिया जाता है। इंडियन और फॉरेनर्स को दिया जाता है? नहीं, खाली इंडियंस को दिया जाता है, फॉरेनर्स को नहीं दिया जाता। कैश प्राइज ऑल्सो प्रोवाइडेड? हाँ, 11 लाख का कैश प्राइज है, हमने देखा है ना। केवल हिंदी और इंग्लिश में दिया जाता है, लिमिटेड टू नहीं, 22 भाषा प्लस इंग्लिश। ठीक है, तो उसमें ये दिया जाता है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी बनाएगा तो ऐसा कुछ दे देंगे। नेक्स्ट है कि जो हमारे स्पीकर हैं ओम बिरला, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, अविश्वास प्रस्ताव आया था,
और वो अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया है, रिजेक्ट कर दिया है, मतलब वो पास नहीं हो पाया। ठीक, तो वॉइस वोट से वो रिजेक्ट हो गया है। ऐसा चौथी बार हुआ है भारत के इतिहास में जब लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध जो है प्रस्ताव लाया गया और वो खारिज हो गया। तो कौन लेकर आया था ये प्रस्ताव? तो कांग्रेस के एमपी हैं मोहम्मद जावेद। ठीक है, 118 ओपोजिशन एमपीज ने उसको सपोर्ट किया था। क्यों लाया गया था? तो कहा था कि भाई ये जो ओम बिरला हैं, जो हमारे स्पीकर हैं, उनका जो बिहेवियर है वो पार्टीजनशिप, पक्षपातपूर्ण है। वो जो विपक्ष है उसकी आवाज़ को दबाते हैं, उनको विपक्ष के लोगों को सस्पेंड कर देते हैं। और एक ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम की बात की गई। देखिए क्या होता है कि एक होता है स्पीकर, एक होता है डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, तो ऐसा होता है कि अध्यक्ष का पद तो ज़्यादातर जो पार्टी जिसकी सरकार बनती है ना, वो डिसाइड करती है। लेकिन जो उपाध्यक्ष का पद है ना, जो उपाध्यक्ष होता है वो ओपोजिशन की साइड से होता है। कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, लेकिन एक प्रथा सी चली आ रही है ना कि अध्यक्ष जो होगा वो रूलिंग पार्टी का होगा और जो उपाध्यक्ष होगा वो ओपोजिशन का होगा। तो ये उपाध्यक्ष का पद खाली है और सरकार ने इसे अभी तक भरा नहीं है ना। तो वो कह रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम क्रिएट हो रखा है, ठीक है, कि आप ओपोजिशन को उसमें जगह ही नहीं देना चाह रहे हो। ठीक, तो आउटकम क्या रहा कि 13 घंटों की डिबेट चली। उसके बाद कहा कि अमित शाह कहते हैं कि नहीं, ये तो जो स्पीकर हैं वो न्यूट्रल कस्टोडियन है, तटस्थ संरक्षक है ना। तो इसको फिर वॉइस वोट से खारिज कर दिया। ठीक है, हमारे काम का इसमें क्या क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से क्वेश्चन आता है। लास्ट ईयर आपको ध्यान हो तो जो राज्यपाल है ना, उनसे संबंधित कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पूछे गए थे। ठीक, तो अब आपसे लोकसभा अध्यक्ष के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो 94C ध्यान रखना है आपको, अनुच्छेद 94C, उसमें कहा गया है कि जब भी उन्हें हटाया जाएगा तो ऑल द देन मेंबर की मेजॉरिटी से, ठीक है, जितने भी, मतलब वो प्रेजेंट इन वोटिंग नहीं, जितने भी उस समय मेंबर हैं सदन में, ठीक है, जो भी वैकेंसीज भरी हुई हैं, उनके आधे से अधिक लोग अगर वोट कर देंगे तो उन्हें हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल मेजॉरिटी नहीं है, स्पेशल मेजॉरिटी नहीं है, इसको कहा जाता है इफेक्टिव मेजॉरिटी, प्रभावी बहुमत। ठीक, इसके अलावा एक आर्टिकल 96 आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 96 कहता है कि जब स्पीकर को हटाने का जो प्रस्ताव है वो उस पर डिबेट चल रही होगी या उस पर विचार चल रहा होगा, तो उस समय जो स्पीकर हैं या जो अध्यक्ष हैं वो सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे। ठीक है, कोई अन्य व्यक्ति करेंगे। तो क्या वो वोट नहीं दे सकते? नहीं, वोट दे सकते हैं, लेकिन अगर वोट टाई हो जाए, है ना, तो आपको ध्यान हो कि स्पीकर कास्टिंग वोट भी दे सकता था, लेकिन यहाँ पे अब वो क्योंकि स्पीकर की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं तो वो वोट टाई होने की स्थिति में कास्टिंग वोट नहीं दे पाएंगे। ठीक है, निर्णायक मत नहीं दे पाएंगे, लेकिन पहले इंस्टेंस में वो एक आम सदस्य की तरह बोल सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या प्रोसीजर है स्पीकर को हटाने का? तो सबसे पहले तो आपको उन्हें 14 दिन का नोटिस देना होगा, ऐसा कोई भी प्रस्ताव लाने से पहले। ठीक है, फिर 14 दिन के बाद आपने अगर नोटिस दे दिया और उसको स्वीकार कर लिया गया तो कम से कम 50 मेंबर जो हैं वो उसे समर्थन देना चाहिए उन्हें। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है जो अध्यक्ष होते हैं वो फिर अध्यक्षता नहीं करेंगे, दूसरा व्यक्ति अध्यक्षता करेगा। और फिर मैंने आपको बताया कि वोटिंग होगी, चर्चा होगी, और फिर चर्चा के बाद, वोटिंग के बाद अगर सदन में जितने भी लोग मौजूद हैं, ठीक है, मतलब उस समय ना कि जितने भी लोग मौजूद हैं, बल्कि उस समय जो भी वैकेंसी फिल है, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए कि 545 में से मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 5 वैकेंसी खाली हैं, है ना, तो 540 वैकेंसी हैं, लेकिन उसमें से करीब 200 लोग ही आए हैं। ठीक है, तो अगर ये सारे के सारे भी पास कर देंगे तभी भी ये जो प्रस्ताव है पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 540 का आधा बनता है 270, तो हमें मिनिमम 271 लोगों की आवश्यकता है इसको पास कराने के लिए। ठीक है, कि जितने भी लोग हैं, ठीक, उनका आधे से अधिक अगर वोट देंगे तो ही ये प्रस्ताव पास माना जाएगा, ना कि जितने वोट दे रहे हैं, है ना, जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है वो नहीं काउंट होता है इसमें। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है।
अगर हम इतिहास की बात करें तो 4 बार ऐसे जो प्रस्ताव हैं लाए जा चुके हैं, लेकिन कोई भी स्पीकर अभी तक हटाया नहीं गया है। तो पहला प्रस्ताव पहले ही स्पीकर के विरुद्ध आया था, जीवी मावलंकर, ठीक है। तो उनके विरुद्ध आया था, सुचेता कृपलानी लेकर आई थी और रिजेक्ट हो गया था। फिर हुकुम सिंह, फिर बलराम झाकर और अब ओम बिरला। तो सबके नाम नहीं ध्यान रखने, पहले का नाम ध्यान रखना है आपको, ओके। किस आर्टिकल के तहत स्पीकर को हटाया जा सकता है, तो ये पूछ लेगा, तो आर्टिकल 94। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा सही है स्पीकर को हटाने के संबंध में, तो एटलीस्ट 1 स्पीकर हैज बीन रिमूव्ड, नहीं, अभी तक कोई नहीं हुआ है। ओनली 2, नहीं, नो स्पीकर, है ना, कोई स्पीकर अभी तक हटाया नहीं गया है, तो आंसर बनेगा सी। नेक्स्ट है कि ओम बिरला ने सफाई दी, उन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट है उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो सदन के नियमों के अधीन है ना। आपको अनलिमिटेड फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो चाहें वो बोल सकते हैं, ठीक। आप नियमों के दायरे में रहकर जो चाहें वो बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि विपक्ष की आवाज़ दबाई नहीं जाती, बल्कि कार्य संचालन जो है, जो सदन का कार्य संचालित होता है वो नियमों के आधार पर होता है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के आधार पर, ठीक है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी पर नियम समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे वो अपोजिशन के मेंबर्स हों। तो हमारे लिए काम का क्या है कि इसके कुछ ना कॉन्स्टिट्यूशनल आधार हैं या फिर लोकसभा के नियम हैं, ठीक, इससे जुड़े हुए, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जैसे आर्टिकल 105 है, अनुच्छेद 105, वो कहता है स्पष्ट रूप से कि संसद में फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, ठीक है, लेकिन subject to provisions of this constitution and to the rules and standing order regulating the procedure of parliament। मतलब कि ये जो आपकी स्वतंत्रता है वो सदन की कार्यवाही, संविधान के प्रावधानों को नियंत्रित करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अबाधित आपको स्वतंत्रता मिली हुई है, ठीक। ऐसे ही इससे जुड़ा हुआ आर्टिकल 121 है, ये कहता है कि आप जजेस के कंडक्ट पर चर्चा नहीं कर सकते, ठीक है। न्यायाधीशों के आचरण पे चर्चा नहीं करेंगे, केवल एक इंस्टेंस में करेंगे जब उन पर महाभियोग की प्रक्रिया चल रही होगी, अदरवाइज न्यायाधीशों पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती। कौन सा आर्टिकल है, 121। फिर है लोकसभा का रूल 352, रूल्स पे क्वेश्चन आ सकता है, ओके। तो रूल 352 में कहते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब जो भी लोकसभा में अगर आपको बोलना है, ठीक है, तो आप किस तरह से परमिशन मांग सकते हैं, है ना, कैसे आपको परमिशन मिलेगी, तो वो बताता है। फिर है रूल 372, इन्होंने 372 ने कहा है कि चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मंत्री हो, अगर उन्हें भी किसी मुद्दे पर अपना वक्तव्य देना है तो उन्हें भी परमिशन लेनी होगी, ठीक है। फिर आता है रूल 380, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है। इसमें ही कहा गया है कि अगर, जैसे आपने देखा होगा कि अगर सदन की कार्यवाही देखी हो तो लोग कुछ भी बोल रहे होते हैं ना, लेकिन उसका क्या हो रहा है, एक अभिलेख तैयार हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे कुछ शब्दों का यूज़ होता है तो जो हम नहीं चाहते कि भविष्य में हमारी पीढ़ियाँ वो जाने कि हमने ऐसे भद्दे शब्दों को यूज़ किया, ठीक है। तो अध्यक्ष को ये शक्ति है कि वो चाहे तो किसी जो असंसदीय शब्द है किसी मेंबर ने यूज़ किया है तो उसको एक्सपंज कर सकते हैं, मतलब उसको कार्यवाही से हटा सकते हैं, ठीक। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 105 में है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इसमें है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन फ्रीली डिस्कस कंडक्ट ऑफ जजेस, नहीं, न्यायाधीशों के आचरण पे चर्चा नहीं कर सकते, तो पहला ही गलत हो गया ना, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आंसर बनेगा ए। लेकिन आप ध्यान रखिएगा इस बात को, भले ही पहला गलत हो गया और हमें आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम में फिर भी आपको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि इस समय आपके माइंड में कुछ और चल रहा हो, है ना, आपने गलत समझ लिया उस स्टेटमेंट को और ये सही हो, ठीक। तो बाकी के दो जो हैं आपको कंफर्म करने के लिए इन्हें भी पढ़ लेना है, ठीक है। तो स्पीकर हैज़ पावर टू एक्सपंज अनपार्लियामेंट्री वर्ड, ठीक है। प्रेसिडेंट मस्ट टेक परमिशन टू मेक स्टेटमेंट ऑन पब्लिक मैटर, ठीक है, तीनों ही ठीक है, ओके। यहाँ पे हम इसे थोड़ा और अच्छे लिखें तो इन पार्लियामेंट, ठीक है, या स्पेसिफिकली इन लोकसभा, कि अगर लोकसभा में उनको बोलना है पब्लिक मैटर पे तो परमिशन लेनी होगी। नेक्स्ट है आर्टिकल 121 का संबंध है, तो रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन ऑफ जजेस कंडक्ट, है ना, न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं करनी।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक रिपोर्ट विमेन इन पॉलिटिक्स। ठीक है, प्रीलिम्स में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें से नहीं आएंगी, लेकिन आपके मेंस में बहुत काम की हो सकती है। ठीक है, या फिर एसए में आपके बहुत बहुत काम की हो सकती है, क्योंकि जब हम देखो क्या होता है कि अगर हम कोई डेटा लिख के आते हैं, ठीक, तो वो क्रेडिबल डेटा नहीं है जब तक हम उसको बताएं नहीं कि ये किस संस्था का डेटा है ना। तो जब आप लिखेंगे कि यूएन विमेन ने एक रिपोर्ट इशू की है, तो वहाँ से यूएन देखो सबसे बड़ी संस्था है ना, तो उसकी क्रेडिबिलिटी आ गई। अब वो आपकी जो डेटा है उसको ध्यान से पढ़ेगा। नहीं तो अगर आपने कुछ नहीं लिखा, सोर्स नहीं लिखा, ऐसे ही कुछ भी डेटा लिखा है या डेटा लिखा ही नहीं है, तो फिर आपका जो आंसर है वो सुपरफिशियल आंसर माना जाता है और फिर उस पर आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है, तो हमें यहाँ पे रिपोर्ट काम आने वाली है, तो देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले तो ये रिपोर्ट किस किसने रिलीज़ की है, तो एक यूएन विमेन नाम की संस्था, एक इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, इन दोनों ने इसको रिलीज़ किया है। कब? एक सेशन ऑफ द कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन, इसका कॉन्फ्रेंस हुआ, 70वां कॉन्फ्रेंस, कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो इसमें ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उम्मीद थी कि अच्छी आएगी, लेकिन बहुत निराशाजनक रिपोर्ट थी। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो विश्व में लैंगिक समानता है ना, जिसकी तरफ हमें और बढ़ना चाहिए, हम या तो ठहरे हुए हैं या उल्टा विपरीत दिशा में बढ़ रहे हैं ना, मतलब लैंगिक असमानता ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो क्या क्या कहा इसमें कि जो कैबिनेट मंत्री हैं, है ना, कैबिनेट, विश्व में जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं उनमें केवल 22% ही महिलाएं हैं। तो जो आबादी 50% है, वो कैबिनेट मंत्री में केवल 22% हिस्सेदारी रखती है। हालांकि 2024 में ये 23% थी, मतलब इसमें कमी आई है, तो ये बहुत ही निराशाजनक है। फिर है कि केवल 28 ऐसे देश हैं जिनको कोई महिला लीड कर रही है। ठीक है, और 101 ऐसे देश हैं जिसमें कभी कोई महिला ने लीड नहीं किया। ठीक है, मतलब जो बड़े पद होते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के, तो उनमें कोई महिला नहीं रही है। 101 ऐसे देश हैं। ठीक, फिर है एक पोर्टफोलियो स्टीरियोटाइपिंग की बात कही गई है। ठीक है, पोर्टफोलियो स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है कि जैसे महिलाओं को ऐसे पोर्टफोलियो देना, मतलब इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियोज नहीं देना, जैसे कि डिफेंस है, होम अफेयर्स है, इकोनॉमी है ना, ऐसे जो बड़े पावरफुल जो मंत्रालय हैं वो नहीं देना, जो जबकि जो उनसे कम महत्व के मंत्रालय हैं, जैसे बाल विकास मंत्रालय, महिला विकास मंत्रालय है ना, तो उस तरह के मंत्रालय उन्हें प्रदान करना। तो ये भी देखा गया है कि 90% जो विमेन वाले मंत्रालय हैं या चाइल्ड केयर वाले, तो वो महिलाओं को ही दिए जाते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे भारत इससे उलट है। भारत में जो महिला प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं, महिला राष्ट्रपति भी रह चुकी हैं, इस समय जो राष्ट्रपति हैं वो महिला हैं, और हमारे देश की वित्त मंत्री भी महिला हैं। ठीक है, तो महिलाओं ने भारत में बहुत जो बड़े पद हैं वहाँ तक भी उनकी पहुँच है। ठीक, तो ये भारत की एक अच्छी जो जेंडर इक्वालिटी के लिए जो भारत की एक अच्छी छवि है उसको दिखाता है। ठीक, अगर हम संसद में प्रतिनिधित्व की बात करें तो उन्होंने कहा कि संसद में जितनी भी सीटें हैं उनका लगभग 27% सीटें जो हैं महिलाएं होल्ड करती है। यहाँ पे एक निराशाजनक स्थिति है। लोकसभा में लगभग 14% सीटें हैं विमेन के पास। ठीक है, तो विश्व का जो एवरेज है 27% का, उससे हमारी सीटें कम है। ठीक है, फिर है बहुत स्लो ग्रोथ है। हम जो 2017 के बाद से 2025 में देखें तो बस 0.3% की वृद्धि हुई है। ठीक, तो ये बहुत ही निराश, मतलब बहुत ही धीमी ग्रोथ है ना, स्लो। इस तरह से तो जो समानता है उसे हासिल करने में कई सैकड़ों साल लग जाएंगे, है ना। फिर है लीडरशिप में जो है ड्रॉप हुआ है, मतलब जैसे जो पार्लियामेंट की जो लीडर्स थी, मतलब जो अध्यक्ष थी, उपाध्यक्ष थी, चेयरपर्सन थी, वो 19.9% है इस समय। ठीक, 2025 में ये संख्या 23.7% हुआ करती थी, तो उसमें भी क्या हुआ है, ये कमी देखी गई है। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, तो यूएन विमेन एंड IPU के द्वारा, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा कि ग्लोबली विमेन को कितने प्रतिशत सीटें होल्ड करती हैं इस पार्लियामेंट में, तो लगभग 27%। ठीक, और क्या पूछा जा सकता है, ये पोर्टफोलियो स्टीरियोटाइपिंग क्या है ना, आपने देखा होगा कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं। आपको एक वर्ड दे देगा और फिर पूछेगा उसका क्या मीनिंग है, तो उसका मीनिंग है कि विमेन को सोशल सेक्टर में ही कंसंट्रेट रखना। ठीक है, उन्हें महत्वपूर्ण पद ना देना।
एक नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड या आर्थिक स्थिरीकरण कोष। ठीक है, तो जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, अभी हमें नहीं याद कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो इन्होंने कहा अभी रिसेंट में कि 1 लाख करोड़ के जो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड है वो ऑपरेशनलाइज हो चुका है। और है क्या ये फंड, इसको समझते हैं। तो देखो क्या होता है, इसे रेनी डे फंड भी कहते हैं। ठीक, जैसे क्या होगा कि कुछ झटके आते हैं ना, तो उन झटकों से उबरने के लिए सरकार को पैसे की ज़रूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी एलपीजी संकट आ गया है ना, महंगाई बढ़ जाएगी अगर ये गल्फ का जो ये थोड़ा सा इशू है ये और खिंच जाता है तो देश में महंगाई बढ़ जाएगी, ऊर्जा संकट क्रिएट हो जाएगा। तो इन स्थितियों से बचने के लिए, अब हमें पता नहीं, अनफोर्सीन एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस हैं, है ना, हमें पता नहीं कि अब क्या होने वाला है, अप्रत्याशित झटके हैं। ठीक, तो उनसे निपटने के लिए सरकार को पैसा चाहिए और सरकार बिना संसद की अनुमति के पैसा ले नहीं सकती। तो उसने यहाँ पे अनुमति ली है कि 1 लाख करोड़ का एक फंड बनाया जाए ताकि सरकार जो है समय समय पर इस तरह के झटकों से उभरने के लिए कदम उठा सके। ठीक, अभी ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ब्लॉकेड हुआ है ना, हम लगातार देखते हुए आ रहे हैं उस मुद्दे को। तो हमने देखा था कि जो खारग आइलैंड है, खारग आइलैंड पे अमेरिका ने अटैक किया, उसके बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। तो वहाँ से अगर तेल आना बंद हो जाएगा तो फिर महंगाई बढ़ जाएगी, है ना, जो भी इश्यूज क्रिएट होंगे तो उनसे निपटने के लिए सरकार को पैसा चाहिए। ठीक है, सरकार कैसे इसको इस पैसे को खर्च करेगी, तो जो जैसे ब्लैक स्वान इवेंट होते हैं, मीन्स कई बार ऐसा होगा कि जो तेल की कीमत है वो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, है ना, कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएंगी, तो सरकार उसमें क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी और उन कीमतों को नियंत्रित करेगी। ठीक, तो वहाँ पे सरकार को पैसे की ज़रूरत होगी तो उन चीज़ों के लिए इसे ये यूज़ करेगी। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड बनाया गया, उसका क्या उद्देश्य है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगाना नहीं, फार्मर्स को सब्सिडी देना नहीं, फाइनेंशियल शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करना, है ना, तो आंसर बनेगा सी। ठीक, इसी तरह से मिलता जुलता एक फंड है कंटिजेंसी फंड। ठीक है, आर्टिकल 267 में, ठीक है, कंटिजेंसी फंड की बात की गई है, राष्ट्रपति बनाते हैं। ठीक, तो उसमें क्या होता है कि मतलब राष्ट्रपति के पास होता है तो वो मेनली डिजास्टर्स के लिए होता है ना, इस तरह के शॉक्स के लिए नहीं। ये कोई डिजास्टर नहीं है ना भारत पे, लेकिन ये इसका प्रभाव भारत पे पड़ रहा है। लेकिन वहीं कोई ऐसे प्राकृतिक डिजास्टर आ जाए, कोई आपदा आ जाए, ठीक, तो हम उस स्थिति में तो ये आर्टिकल 267 के तहत जो कंटिजेंसी फंड है वहाँ से पैसा ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि ईरान और इजराइल की लड़ाई चल रही है और ईरान ने उस हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया तो अब हम वहाँ से पैसा, है ना, वो एक तरह की कंटिजेंसी नहीं है। ओके, तो उसके लिए सरकार ने एक अलग स्टेबलाइजेशन फंड बनाया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि जो यूएन है, यूएन की एक फोर्स है, इंटरिम फोर्स इन लेबनान, यूनिफिल। ठीक है, इस पर इसके कुछ लोगों पे अटैक हुआ है और मतलब इन पर नहीं हुआ था लेकिन ये उस अटैक के चर्चा उसमें चपेट में आ गए। तो फिर यूएन और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उन देशों ने जिनकी फोर्सेस तैनात हैं, है ना, लेबनान में, तो उन देशों ने यूएन काउंसिल में कहा कि जो पीस कीपर्स हैं, है ना, तो उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। ठीक है, तो भारत भी उनमें से शामिल है। तो क्या हुआ कि हिजबुल्लाह पर, है ना, लेबनान में कौन रहता है, हिजबुल्लाह, तो ईरान ने जब हिजबुल्लाह पे अटैक किए तो उनकी चपेट में कुछ जो यूनिफिल वाले वर्कर्स थे, जो पीस कीपर्स थे, वो भी आ जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है कुछ की। तो फिर बाकी के देशों ने इस तरह का कदम उठाया है। हमारे काम का क्या है ना, एग्जाम के लिए हमसे ये नहीं पूछेगा कि क्या हुआ था, कितने लोग की मृत्यु हुई है, कुछ, है ना, हमसे क्या पूछेगा, यूनिफिल क्या है ना। तो पहले यूनिफिल को समझ लेते हैं, उसी दौरान ना आपको 1-2 और कीवर्ड्स ध्यान में आएंगे तो वो समझते हैं। तो देखिए क्या हुआ, ये है ईरान और ये है लेबनान। ठीक, इन दोनों में होता है युद्ध, 1970s की बात है ना, आई थिंक 75 है। ठीक है, अभी देख लेंगे क्या है एग्जैक्ट ईयर, लेकिन 70s की बात है, इन दोनों में युद्ध चल रहा है। तो उस पर रोक लगाने के लिए यूएन उसमें क्या करता है, एक शांति की भूमिका निभाता है और कहता है कि तुम दोनों के बीच में एक बफर जोन बनाया जाएगा। ठीक है, तो बफर जोन बनाता है, ये आपको ये जो ब्लू दिख रहा है ये सारा क्या है, बफर जोन। इस बफर जोन में क्या होगा, उसने अपनी सेना तैनात कर रखी है, पीस कीपिंग मिशन, यूनिफिल।
ठीक। अब ये इसने एरिया डिसाइड कैसे किया है, तो देखो एक ये लिटानी रिवर बह रही है ना, आपसे ये रिवर भी इम्पोर्टेंट है, पूछ ही ली जाएगी कि लिटानी रिवर किन किन देशों के बीच बहती है, किस देश में से बहती है, तो लेबनान में है। ठीक है, लिटानी। इसके साथ एक ब्लू लाइन की भी बात की गई है। ठीक, ये ब्लू लाइन क्या है, ये एक बॉर्डर तो नहीं कहेंगे हम इसे, लेकिन इसके लेबनान और इजराइल के बीच में एक लाइन खींच दी कि लेबनान से कहा कि लिटानी नदी के उधर तुम रहोगे, और इजराइल से कहा कि ब्लू लाइन के इस तरफ तुम रहोगे, इसको क्रॉस नहीं करोगे। और ये जो बीच का एरिया है ना, इसमें कौन रहेंगी, यूएन की पीस कीपिंग फोर्स रहेंगी, ताकि तुम दोनों के बीच में फिर से डायरेक्ट टकराव ना हो। तो क्या हुआ, जब इजराइल ने लेबनान पे अटैक किया, हिजबुल्ला पे अटैक किया, तो इसके लोगों पे, जो यूनिफिल के पीस कीपर्स थे ना, सिक्योरिटी फोर्सेस थी, उनके घाना से रिलेटेड सिक्योरिटी फोर्स थी, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। ठीक, तो हैवी फायरिंग हुई तो घाना के पीस कीपर्स इंजर्ड हो गए। ठीक, तो यूनिफिल का मिशन कब स्थापित हुआ, तो 1978, डेट ध्यान रखना, इजराइल और लेबनान के बीच में हुआ था। ठीक है, भारत भी यूनिफिल में अपनी सेनाएं भेजता रहा है, सेकेंड लार्जेस्ट है ना, सेकेंड लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटर है, कि यूनिफिल में जितने भी लोग हैं उसमें दूसरी सबसे बड़ी टुकड़ी भारत की है। ठीक, ब्लू लाइन मैंने आपको बता दिया क्या है, 120 किलोमीटर की लाइन है, लाइन ऑफ विड्रॉवल, यूएन ने 2000 में आइडेंटिफाई की। ये कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, बल्कि एक अस्थायी रेखा है ना, यूएन ने खींची है और कहा है कि भाई इजराइल तुम इसको पार मत करना। ठीक है, और लेबनान जो है लिटानी नदी के उधर रहेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो बीच में यूनिफिल का जोन है, इसमें इजराइल प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक, लेबनान का तो इलाका ही है ना, तो लेबनान तो कर सकता है, लेकिन जो मिलिट्री फोर्सेस हैं, ठीक, उनको बहुत बड़े स्तर पे तैनात लेबनान भी नहीं करेगा। ठीक है, तो लेबनान को जो अपने मिलिट्री फोर्सेस है उन्हें लिटानी नदी के दूसरी तरफ ही रखना है, लेकिन कुछ मात्रा में लेबनान की फोर्सेस यहाँ मौजूद रहती हैं, लेकिन इजराइल की नहीं रहती। ठीक, यूनिफिल की फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल फोर्स इन लीबिया, तो नहीं, तो यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान। ठीक है, तो आंसर बनेगा बी। ब्लू लाइन क्या है, इंटरनेशनल बॉर्डर है इजराइल और लेबनान के बीच में, नहीं है ना, बॉर्डर नहीं है, रेखा तो है, तो यूएन की डिमार्केटेड विड्रॉवल लाइन है ना, तो सी बेटर रहेगा, ए नहीं है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कवच 4 जो है वो कमीशनड हो चुका है इतने किलोमीटर 1452 किलोमीटर के रेल रूट पे। ठीक है, तो जो हमारे रेल मंत्री हैं उन्होंने बताया कि लगभग 1400 किलोमीटर के रूट पे जो कवच 4.0 है उसको तैनात कर दिया गया है। अब ये कवच है क्या, है ना, ये है हमारा सबसे पहले तो स्वदेशी। ठीक है, आपको जहाँ पे भी स्वदेशी आए ना अभी कुछ समय में, तो आपको बहुत ध्यान से समझना है उसको। ठीक, तो क्योंकि आपसे पूछ लिया जाएगा, क्योंकि अभी सरकार जो है आत्मनिर्भर भारत पे, स्वदेशीकरण पे ज़्यादा जोर दे रही है ना, तो क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सी चीज़ स्वदेशी है कौन सी नहीं है। तो कवच इंडिजिनसली डेवलप्ड है, स्वदेशी रूप से विकसित है क्या, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि 2 ट्रेनें कोलैप्स कर गई, है ना, तो इस तरह की सिचुएशन से, इस तरह की कंडीशन से बचने के लिए ऑटोमेटिक अपने आप ही काम करता है। ठीक है, और ट्रेन को प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करेगा, एक तो सबसे पहले कि जो लोको पायलट हैं जो ट्रेन चला रहे होते हैं उनको एक परमिसिबल स्पीड जो होती है उसके अंदर ही, कि जो भी निर्धारित गति की सीमा है उसके अंदर ही ट्रेन चलाने में सहायता करेगा ना। जैसे ही ट्रेन की गति ज़्यादा होगी तो सिग्नल्स भेज देगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि सामने से मानो ट्रेन आ गई और लोको पायलट जो है घबरा गए या उनसे या कोई सिस्टम में गड़बड़ आ गई, वो ब्रेक नहीं लगा पा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक ट्रेन रुक जाती है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाते हैं, जिससे कि ये दोनों ट्रेनें आमने सामने ना आ पाए और उनकी भिड़त ना हो पाए। ठीक है, इवन ये जो लो विजिबिलिटी कंडीशंस होती हैं ना, जैसे कई बार होता है कि कोहरा है, कुछ नहीं दिख रहा, तो आपने देखा होगा ट्रेनें बहुत धीमे धीमे चलती हैं, लेकिन अगर कवच है, ठीक, तो वो लो विजिबिलिटी में भी काम करेगा। ठीक है, तो उसमें वहाँ पे ये तभी भी कि कोहरा है तब भी ट्रेन को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक,
2016 से इसके फील्ड ट्रायल शुरू हुए थे, मतलब 2016 तक विकसित हो गया था, ट्रायल्स होने शुरू हुए, 2020 तक हमने इसे अपना लिया और फिर हम इसे क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे अपग्रेड करते जा रहे हैं। तो ये चौथा वर्जन जो है उसको अप्रूव किया गया जुलाई में। और किसने किसने अप्रूव किया था इसको? रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। तो इसने उसको अप्रूव किया कवच 4.0 को, और अब उसे लगभग 1400 किलोमीटर के पाथ पर लगा दिया गया है, ठीक है। तो आपसे क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है कि कवच हाल ही में चर्चा में रहा, क्या है? सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है? नहीं। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है? हाँ, तो आंसर बनेगा बी, ठीक है। और क्या पूछा जा सकता है? कवच इंडिजिनसली डेवलप्ड है? सही है। ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई कर लेता है? सही है। इफेक्टिव ओनली इन हाई विजिबिलिटी कंडीशन? नहीं। लो विजिबिलिटी फॉग होगा तभी भी हमें क्या होगा, ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएंगे, हमें असिस्ट करेगा, तो आंसर बनेगा 1 and 2 A। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोअर कपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि लोअर कपिली क्या होगा, एक नदी का नाम है ना। तो वहाँ पे क्या लग रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, उसका इनॉग्रेशन हुआ है। किस तरह का प्रोजेक्ट है? रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, ठीक है। रन ऑफ रिवर क्या प्रोजेक्ट क्या होते हैं, जो नदी की धारा पे ही बनाए जाते हैं ना, मतलब उसमें एक बहुत बड़े स्तर पर जो स्टोरेज होता है ना, डैम्स में आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के उसमें पानी को रोका जाता है, ठीक है, और फिर टरबाइंस में वाटर गिरा के उससे बिजली वगैरह बनाई जाती है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि उनका जो नेचुरल फ्लो है उससे जो पानी गिर रहा है ना, तो हम उसी को यूज़ करके टरबाइंस को घुमाएंगे, ठीक। तो थोड़ा बहुत स्टोरेज तो क्रिएट करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं जो जनरल डैम्स होते हैं उनकी तरह। तो ये होते हैं रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, की रिवर जो बह रही है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसी की रफ्तार को ही यूज़ करते हुए, उसकी गति को यूज़ करते हुए हम क्या बनाएंगे, बस इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, ठीक है। कौन सी नदी पे बन रहा है? तो कपिली नदी पर बन रहा है। कपिली नदी क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक। उसकी सहायक नदी है, सहयोगी नदी है। और कहाँ पर है? तो असम में है। असम में डिमा हसौर कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है, वेस्ट कार्बी आंगलोंग, उसके बीच में ये नदी बहती है। एजेंसी का नाम पढ़ लेना, काम का नहीं है हमारे। फंडिंग कौन कर रहा है? एडीबी, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। अगर विश्व, इसीलिए एक्चुअली यही वजह है कि ना जो परियोजनाएं हैं वो चर्चा में आ जाती हैं और बहुत महत्व की हो जाती हैं एग्जाम्स के लिए, ठीक। किसी परियोजना की जो फंडिंग है वो वर्ल्ड बैंक कर रहा है, किसी की एडीबी कर रहा है, तो जब वो कुछ इंपॉर्टेंस देख रहा है उसमें, तो ऑब्वियसली हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट होगी ही वो, ठीक है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। पूछ लेगा कि लोअर कपिली कहाँ पर है, तो असम में। ये नहीं भी पूछा तो नदी से तो क्वेश्चन आते हैं ना, वो आपसे पूछ लेगा कि कपिली नदी कहाँ पे बह रही है, ठीक है, तो असम की नदी है। नेक्स्ट आ सकता है कि इस ट्रिब्यूटरी स्टेटमेंट टाइप है ना, इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, तो सही है। इट इज अ स्टोरेज बेस्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, नहीं, रन ऑफ द रिवर है ना, तो रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है, तो ये गलत हो गया। इसके असम का पावर जनरेशन कॉरपोरेशन है वो इसको इम्प्लीमेंट करा रहा है, ये सही है। तो आंसर क्या होगा? 1 and 3, आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चावल चर्चा में रहा है, जोहा चावल, असम का चावल है और बहुत ही सेंटेड, मतलब एक खुशबूदार चावल है, ठीक है। जैसे बासमती चावल में खुशबू आती है ना, उससे भी ज़्यादा खुशबू है इस जोहा चावल में। और इसका जो पहला खेप है वो यूनाइटेड किंगडम और इटली में एक्सपोर्ट के लिए निकल चुकी है, ठीक है। जीआई टैग्ड है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक। तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो भी चीज़ एक्सपोर्ट होगी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई, तो बहुत चांसेस हैं कि उसको एपिडा ही क्या करा रहा होगा, फैसिलिटेट करा रहा होगा। एपिडा क्या है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है। किस मंत्रालय के अधीन आती है? ये आती है कॉमर्स मिनिस्ट्री के अधीन, ठीक है, वाणिज्य मंत्रालय के अधीन, ठीक। तो आपको इसको ध्यान रखना है। और सोर्स क्या है? तो ये फसल होती है केवल और केवल असम में, है ना। असम के गोलपारा और रोंगजुली डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये रीजन है, वहाँ पर मेनली ये फसल उगाई जाती है। कैसा है? एक छोटा छोटा सा दाना होता है इस चावल का, ठीक है, बहुत खुशबूदार है। कौन से सीज़न में उगता है? तो खरीफ सीज़न में, साली सीज़न बोलते हैं उसको। और खुशबू किस चीज़ की होती है? तो एक केमिकल है 2-एसिटिल 1-पायरोलाइन, नाम नहीं याद रखना, बस इसकी वजह से इसमें एक चंदन जैसी खुशबू आती है,
ठीक है। फ़ायदेमंद है, डायबिटीज़ को मैनेज करने में हेल्प करता है, ब्लड ग्लूकोज को नियंत्रित करता है, कम करता है। और जो एक फैटी एसिड्स होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं, ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, ये दो ऐसे फैटी एसिड हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता तो होती है लेकिन शरीर इनका निर्माण नहीं करता। ठीक, तो ये हमें इस चावल से मिल जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट रिच है। ठीक, तो मतलब बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो जो बाहर के लोग हैं वो इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें। प्रोटीन रिच होता है ना, जैसे नॉर्मल चावल कार्ब रिच होता है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, तो इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। 2017 में इसको जीआई टैग मिला। देखो जीआई टैग मिलने का ना यही फ़ायदा होता है कि जैसे किसी चीज़ को जीआई टैग मिला तो हमने अपने एरिया की चीज़ को पहचान दी तो बाकी के लोग भी उसको पहचानने लगते हैं। ठीक, तो अब जो यूके के लोग हैं, इटली के लोग हैं, उन्होंने जोआ राइस के बारे में सुना होगा। ठीक है, उन्हें पसंद आया कि एंटीऑक्सीडेंट है, प्रोटीन रिच है, ठीक है, ग्लूकोज को भी नियंत्रित कर रहा है, तो उन्होंने इसमें रुचि ली और फिर अब वो उसको खरीदेंगे, है ना। तो इससे क्या होता है, जीआई टैग देने से उस प्रोडक्ट की जो पहचान है वो मिलती है उसको, और उसका फिर प्रसार भी होता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, किस स्टेट से रिलेटेड है, तो ध्यान रखना है आसाम से। और क्या पूछा जा सकता है कि जो हमने जीआई टैग दिया उससे क्या फ़ायदा होगा, तो मास प्रोडक्शन होगा। हाँ, हो सकता है लेकिन ये पक्का नहीं है ना। तो अभी हम देखेंगे कि और कोई अच्छा आंसर है, नहीं तो हमारा आंसर होगा ए। और क्या हो सकता है कि रिस्ट्रिक्ट कल्टिवेशन टू गवर्नमेंट फार्म्स, कि गवर्नमेंट नहीं उगा सकती, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता जीआई टैग मिलने से। एनहेंस मार्केट वैल्यू एंड ग्लोबल रिकॉग्निशन, यस। तो आंसर क्या होगा, सी, कि बाजार मूल्य अच्छा मिलता है और जो ग्लोबल हमारी पहचान है, वैश्विक पहचान है, उसको बढ़ने में मदद होती है और जिससे निर्यात बढ़ेगा, है ना। तो डी जो है कि रिड्यूस करेगा एक्सपोर्ट को, वो गलत हो जाएगा, निर्यात हमारा बढ़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है कि हाल ही में नेपाल में इलेक्शंस के रिजल्ट आए थे, है ना, उस समय पे ये रह गया था लेने से। तो जो भी ऐसी चीज़ें पीछे रह जाती हैं उनको मैं आगे कवर कर लेती हूँ। तो वहाँ पे जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है ना, तो उनके जो उम्मीदवार हैं बालेन शाह, उन्होंने भारी जीत हासिल की है। कारण क्या है, कारण ये है कि ये सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं, मतलब यंगेस्ट प्रधानमंत्री जो बनने जा रहे हैं, 35 साल के हैं मात्र। और आपको पता होगा कि जो नेपाल में जो सरकार हटाई थी, जेनजी रिवॉल्यूशन, है ना, जेनजी तो समझते हैं, वो लोग जो 2000 के बाद जिनका जन्म हुआ है, तो उन्होंने, मतलब युवा वर्ग ने एक युवा ही प्रधानमंत्री को चुना है ना, ऐसा कह सकते हैं। तो इनका नाम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बालेन शाह। रैपर हैं, एक इंजीनियर हैं, रैपर हैं, तो और नेपाल के इतिहास में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। और एक और आपको बात ध्यान रखनी है, ये मधेसी हैं, है ना, मधेश रीजन से रहते हैं। देखो मधेसी क्या होता है नेपाल में, जो नेपाल है ना वो दो भागों में बटा हुआ है, कि एक तो जो निचला इलाका है वो है थोड़ा सा जो मैदानी इलाका है ना, और जो ऊपरी इलाका है वो माउंटेनस इलाका है। ठीक है, माउंटेन्स हैं, पठार हैं। तो ज़्यादातर जो पर्वतीय लोग हैं उनका जो है, उनकी सरकार बनती रही है। ठीक, लेकिन ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि जो मधेसी लोग हैं, जो वहाँ की अल्पसंख्यक समूह है, माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, और अब उनको क्या होगी, उनको पहचान मिलेगी, उनका एक प्रधानमंत्री बनेगा। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हाल ही में कौन, मतलब आपने देखा होगा कि ना, कि रिसेंट अगर कोई इलेक्शन हुए तो वहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक, तो हाल ही में कौन नेपाल के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो बालेन शाह, नाम ध्यान रखना है। ठीक, तो ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको लेक्चर कैसा लगा, कहाँ पे वो चीज़ें आपको हेल्प कर रही हैं। ठीक है, तो ये आप मुझे बताएंगे। थैंक यू।